हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल पे। आज जिस बीमारी की मैं चर्चा करूंगा वो शायद अभी तक जितनी वीडियोस हमने डाली हैं जिन जिन बीमारियों की, उन सभी से सबसे ज़्यादा कॉमन है। कहने का मतलब क्या कि सोसाइटी में जो डिज़ीज़ बर्डन है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, उससे शायद ही कोई बचा हो। और ये एक साइलेंट बीमारी है। सामान्यतः इस बीमारी के होने के बाद पेशेंट को कोई ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती या ऐसा कोई पेन नहीं होता जिसके चलते वो मजबूर हो जाए कि वो डॉक्टर से मिले। तो इस बीमारी की आज हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही कॉमन है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई इंडिविजुअल होगा जो अपने जीवन में किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बीमारी से पीड़ित ना हो। लेकिन चूंकि ये समस्या उसको गंभीर नहीं लगती, तो वो डॉक्टर को जनरली बहुत लेट से अप्रोच करता है या बहुत देर से जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि ये जब बीमारी हो जाती है तो इसके चलते शरीर में अन्य बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपके जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। लाइक डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। वैसे ही एक और समस्या है जिससे हर व्यक्ति दो चार होता है, लेकिन चूँकि उसको पता ही नहीं होता कि इस समस्या के चलते और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, तो इस बीमारी को इग्नोर कर देता है। इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, या इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग गम। सामान्यतः ये जो ब्लीडिंग गम यानी कि मसूड़ों से खून आना, इससे शायद ही कोई बचा हो, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी टाइम पे ये बीमारी ज़रूर ही होती है। तो ये ब्लीडिंग गम होता क्या है, इसके कारण क्या है, और ये बीमारी अगर हो जाए तो और कौन कौन सी समस्याएं किसी भी पेशेंट को आती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अच्छा ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आता है, और इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर उपाय हम अपने जीवन में अपनाते हैं या कुछ घरेलू नुस्खे जिससे इस बीमारी को या तो इसका प्रभाव कम कर दिया जाए या इसको डिले कर दिया जाए, यानी कि इसको और देर से आपके जीवन में ये आए। तो इन सब सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये ब्लीडिंग गम होती है, ये तो बहुत ही कॉमन है। कोई भी व्यक्ति को पता चल जाता है कि जब वो ब्रश करता है तो नॉर्मली अगर ब्लड आता है, इसका मतलब उसको ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, यानी कि पेरियोडोंटाइटिस कहीं ना कहीं ये बीमारी उसके मुंह में हो रही है। अब जहाँ तक कारणों की बात है, सामान्यतः ये तभी होता है जब पेशेंट अपने मुंह की सफाई या दांतों की सफाई को बहुत ही नेग्लेक्ट कर देता है। तो ये एक बड़ा कारण है, नेग्लेक्ट करना। या ब्लीडिंग गम के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई पेशेंट मेंटली चैलेंज हो, मतलब कि कोई व्यक्ति मेंटल किसी डिसऑर्डर से ग्रसित हो, किसी मेंटल डिजीज़ से पीड़ित हो जिसके चलते वो ब्रश न कर पा रहा हो। या कई बार ब्लीडिंग गम इस कारण भी होता है कि पेशेंट कोई और बीमारी की दवा ले रहा है जिसके चलते मसूड़ों में कुछ खास बदलाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। ये 3-4 मेन कारण हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम होता है। अब ब्लीडिंग गम के चलते होता क्या है कि सामान्यतः जब ब्लीडिंग गम होगा तो आसपास की जो हड्डी है जिनमें दांत गड़े रहते हैं, जिसके अंदर दांत होता है, वो क्या होता है कि वो गलने लगती है, या उसमें उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से दांत मोबाइल हो जाता है। तो अगर ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम है तो उसके कई तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या होगा, लोकल, मतलब जहाँ ये समस्या है उसके आसपास क्या दिक्कत हो रही है। यानी कि सपोज़ अगर कहीं पे कूड़ा फेंक दिया गया, तो जिस जगह पे कूड़ा फेंका गया उस जगह पे, उस वातावरण पे, उसके पास वाले एरिया में क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको बोलते हैं लोकल इफ़ेक्ट। और एक इफ़ेक्ट ऐसा भी हो सकता है जैसे डिस्टेंस इफ़ेक्ट। अगर कहीं पे कूड़ा है तो उसका प्रभाव सिर्फ वही नहीं है, उससे दूर भी कई बार महसूस कर सकता है कोई व्यक्ति, जैसे कि बदबू का आना। वैसे ही जब भी किसी को ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम होती है तो
तो एक तो समस्या सबसे पहले ये होती है कि उसके आस जो जो दांत है जिस या मसूड़े के आस मसूड़े में जितने भी दांत लगे हुए हैं वो धीरे धीरे हड्डी गलने के चलते वो हिल के गिर जाएंगे। तो सबसे पहली तो समस्या उसके डाइट में आएगी। अगर वो डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उसका, तो उसकी जो इम्यूनिटी है, जो उसका रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, या अगर कोई लेडी है जिसको ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, तो उसको जो बच्चा पैदा होगा वो कई बार मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है, या डिलेड प्रेगनेंसी हो सकती है। जो प्रेगनेंसी नॉर्मली होनी चाहिए उससे काफ़ी दिन बाद या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा जो पीरियोडोंटल प्रॉब्लम है यानी कि ब्लीडिंग गम की समस्या है, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम आते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग एल्जाइमर्स बोलते हैं, एल्जाइमर्स हो सकता है। एल्जाइमर्स सबसे बड़ा कारण है डिमेंशिया का। डिमेंशिया मतलब एक तरह से भूलने की बीमारी को डिमेंशिया बोलते हैं। तो एल्जाइमर्स बहुत ही कॉमन कारण है जिसके चलते डिमेंशिया हो जाता है। तो जिस भी व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम है तो उसको बहुत चांसेस होते हैं कि एक एज के बाद उसको एल्जाइमर्स हो जाए। उसके अलावे और जैसे सिस्टम इफ़ेक्ट होते हैं वो जैसे हार्ट, जिस भी व्यक्ति को कार्डियो मतलब कि ब्लीडिंग गम की समस्या है उसको कार्डियोवैस्कुलर एपिसोड्स मतलब या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट से रिलेटेड समस्याएं आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये बीमारी ठीक नहीं कराई तो इस बीमारी के चलते और भी एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। लाइक एक और बीमारी है डायबिटीज़, स्पेशली इसमें डायबिटीज़ में टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है उसमें कॉमन कारण है किसी व्यक्ति को पेरियोडोंटाइटिस होना यानी कि ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम हो जाना। इसके अलावा कई बार मरीज को घुटने का दर्द, जिसमें रिमेटाइटिक अर्थराइटिस कॉमन बीमारी है, रिमेटाइटिस अर्थराइटिस होने की संभावना जिन भी पेशेंट्स में ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है उनमें बहुत ही कॉमन पाई जाती है। इसके अलावा कई बार कोलोन कैंसर, जो हमारी बड़ी आंत का कैंसर है, ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है उन लोगों में जिनमें ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो कई बार बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको कोलोन का यानी कि बड़ी आंत का जो कैंसर है, और ये स्पेशली जिसमें ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है और कोलोन का कैंसर होता है, वो काफ़ी बुरा माना जाता है नॉर्मल कोलोन कैंसर के रिस्पेक्ट में। अगर इसके चलते ये हो रहा है तो उसमें मेटास्टेसिस यानी कि वो जो डिजीज़ होती है, मेटास्टेसिस मतलब कहीं का भी जो कैंसरस सेल है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टैटिक कंडीशन। तो उसमें मेटास्टेसिस होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है और इस केस में कैंसर को क्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि ब्लीडिंग गम से एसोसिएटेड है, और इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। मतलब इसके फेजेस में इलाज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में पेरियोडोंटाइटिस है। तो नॉर्मली जो स्केलिंग होती है, किसी भी डेंटिस्ट के पास आप जा सकते हैं, वहाँ अच्छे से अपने दांतों की सफाई कराएं। मतलब दांतों की इन सेंस दांतों की दो तरह की सफाई होती है। एक तो स्केलिंग होती है जो मसूड़ों की ऊपर होती है, जिसको बोलते हैं हम सुप्राजिंजिवल स्केलिंग, वो करा सकते हैं। और अगर आपकी बीमारी लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा है तो सब जिंजिवल स्केलिंग होती है, यानी कि मसूड़ों के अंदर से स्केलिंग होती है, सफाई होती है। वो इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। कई बार जब किसी का पेरियोडोंटाइटिस यानी ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें रूट प्लानिंग करना पड़ता है। मतलब जो दांत की जड़ें हैं वो भी इन्फेक्टेड हो गई हैं, तो फ्लैप यानी मसूड़े को हटा के उसके बाद थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस है ये, उसको करके भी ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। कई बार ये बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दांतों को बचाने के लिए और इस बीमारी को ठीक करने के लिए फ्लैप सर्जरी करनी पड़ती है। मतलब पूरे मसूड़े को खोल के वहाँ आर्टिफिशियल हड्डी डाल के, उसको बोलते हैं गाइडेड बोन रीजनरेशन। तो वो एक सर्जरी करके ये बीमारी करी जा सकती है। उसके अलावा आप कुछ दवाएं आती हैं वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। सबसे बड़ा आप घर में हैं तो दोनों टाइम ब्रश करें, रात में स्पेशली ब्रश करना है। अगर आपको लगता है एक एज के बाद खाना फंसने की समस्या ज़्यादा आ रही है मसूड़ों में और दांतों में, तो रात को ब्रश ज़रूर करें सुबह के साथ साथ। उसके अलावा कई बार क्लोरहेक्सिडीन या हेक्सिडीन के गार्गल्स आते हैं, आपको ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप पे मिल जाएंगे, बीच बीच में उनका इस्तेमाल करते रहें। या फिर कई बार
आप जैसे कि ब्रश करते हैं तो साथ साथ में नीम का दातुन ले लें और उसको चबाएं। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब एंटी बैक्टीरियल एजेंट पाया जाता है जो नीम के दातुन है उसमें, जिसके चलते आपको पायरिया की समस्या को वो रोकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुनगुना पानी लेके, नमक लेके, उससे कभी कभी हफ्ते में 2 4 5 दिन रात में स्पेशली गार्गल कर लें, कुल्ला कर लें, तो भी ये इस समस्या का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो पायरिया एक ऐसा बीमारी है या ब्लीडिंग गम जो कि साइलेंट किलर की तरह काम करता है और आपके लाइफ के लेटर फेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो 40s के बाद का जो लाइफ है उसको बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। और इसका इलाज और इससे बचना ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप हर साल 2 साल में जो आपके लोकल डेंटिस्ट हैं आसपास, जो भी डेंटल डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाना है और आपको अपने मसूड़ों और दांतों की सफाई करानी है, और ये बीमारी आप हमेशा इससे बच सकते हैं। ओके, थैंक यू।